वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन एशबरी की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है मेलोडिक ट्रेन्स। ये पोइम टोटल 14 स्टैंजास पर कंसिस्टेड है, जिसमें से 12 क्वार्ट्रेन्स हैं और 2 क्विंटेन्स हैं। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टैंजा और क्विंटेन का मतलब है 5 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टैंजा। तो इस तरह से 12 क्वार्ट्रेन्स और 2 क्विंटेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 58। मेलोडिक ट्रेन्स का मतलब है वो ट्रेन्स जो कि महज एन्जॉयमेंट, रिक्रिएशन और सैरो सियाहत के लिए लॉन्च की गई थी। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, विद स्कारलेट एनेमल्ड फिंगर नेल्स, इसकी उंगलियों के नाखनों पर सुर्ख रंग से मीनाकारी की गई थी, आस्क्स मी व्हाट टाइम इट इज़, उसने मुझसे पूछा कि क्या वक्त हो रहा है। एविडेंटली, वाज़े तौर पर, दैट्स आ टॉय रिस्ट वॉच, वाज़े तौर पर वो कलाई की घड़ी एक खिलौना थी। शी इज़ वेयरिंग फॉर फन, जो कि उसने जस्ट तफरीह के लिए लगाई हुई थी। एंड इट इज़ फन टू वियर अदर ओल्ड थिंग्स, और दूसरी अजीबो गरीब चीज़ों को पहनना भी फ़न ही है। लाइक दिस ब्रायर पाइप, जिस तरह कि मैंने ब्रायर पाइप को पकड़ा हुआ है। एंड ट्वीड कोट, और ट्वीड के कपड़े का बना हुआ कोट पहना हुआ है। लाइक डेट कलर्ड सियरा, और जिस तरह से खजूर की रंगत वाला पहाड़ी सिलसिला है। विद द लाइन्स ऑफ सीम्स स्केट, जिसको एक लाइन अलग करती है। स्केट इन एंड प्लंजिंग नाउ एंड देन, वो लाइन जो कि कभी ऊंची और कभी नीची हो जाती है। यानी जिस तरह से मेरा जो ट्वीड कोट है, इसके ऊपर धागों के साथ सिलाई की गई है और ये धागे की लाइन कभी ऊंची हो जाती है और कभी नीची हो जाती है, बिल्कुल उसी पहाड़ी सिलसिले की तरह। अनफैथमेबल वैलीज़, जो कि नाकाबिले पैमाइश वादियों पर मुश्तमिल है। दैट कांट बी डिड्यूस्ड बाय द शेप ऑफ द पर्सन सिटिंग इनसाइड इट, जिसका अहाता इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों के जहन नहीं कर सकते। यानी जो ट्रेन के अंदर लोग बैठे हैं वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हैं कि बाहर का जो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है वो इसका अहाता नहीं कर सकते। मी, जैसा कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। एंड जस्ट एज आवर वे इज़ फ्लैट, जैसा कि हमारा रास्ता बिल्कुल हमवार है। अक्रॉस डेल्स, वादियों में से होता हुआ। एंड गल्चीज़, और घाटियों में से होता हुआ। एज दो, जैसा कि अवर ट्रेन वर अ पेंसिल, जब दूर से देखा जाए तो हमें यूँ महसूस होता है जैसा कि हमारी ट्रेन एक पेंसिल की मानिंद हो। गाइडेड बाय अ रूलर, जिसको एक पैमाने के साथ लगाया गया हो। हेल्ड अगेंस्ट अ फोटो म्यूरल ऑफ द एल्प्स, यानी जिस तरह से जब एक पेंसिल के साथ एक पैमाने को लगा दिया जाए तो जिस तरह से पैमाने के ऊपर इकाइयाँ बताने के लिए, यूनिट्स बताने के लिए छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, तो इसी तरह से ट्रेन की पटड़ी दूर से उस पैमाने की तरह दिखाई देती है। और पेंसिल चूँकि सीधी होती है इसलिए हमारी ट्रेन बिल्कुल पेंसिल की मानिंद दिखाई देती है और यूँ महसूस होता है जैसा कि ये पहाड़ी सिलसिले की एक तस्वीर कशी कर रहे हों। वी बोथ कम टू सी डिस्टेंस एज समथिंग अनऑफिशियल, मैं और वो लड़की, हम दोनों ही एक फासले से इन चीज़ों को गैर सरकारी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी वजह के, एमलेसली या पर्पसलेसली देखने आए हैं। एंड इम्पर्सनल, और हम अपनी ज़ात को भुलाकर अपनी ज़ात की कैद से बाहर निकल कर आए हैं। येट नॉट विदाउट इट्स क्यूरियस जस्टिफिकेशन, लेकिन फिर भी हम इसकी मुतजस्सिस माकूलियत के बग़ैर नहीं आए। यानी हमारे पास फिर भी इसको देखने की कोई ना कोई माकूल वजह ज़रूर है। लाइक द टाइम ऑफ आ स्टॉप्ड वॉच, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक स्टॉप्ड वॉच का वक्त होता है। राइट ट्वाइस अ डे, ये वक्त दिन में 2 मरतबा दुरुस्त हो जाता है। यानी जिस तरह एक रुकी हुई घड़ी का वक्त भी 24 घंटों में 2 दफ़ा लाजमी दुरुस्त होता है, इसी तरह से ही अगरचे देखने में तो हमारे सफ़र की कोई माकूल वजह दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हमारे पास इसका जवाब ज़रूर मौजूद है।
ओनली द वेट इन स्टेशंस इज़ वॉग एंड डायमेंशनलेस। अगरचे रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर इंतज़ार करने का अमल बिल्कुल मुबहिम, गैर वाज़े और बेसिमत है, इसकी सिमत कोई नहीं है। लाइक वन सेल्फ, जिस तरह से एक शख्स की ज़िंदगी है, यानी जिस तरह से मॉडर्न दौर में एक शख्स की ज़िंदगी बिल्कुल मुबहम और बेसिमत हो गई है, बिल्कुल इसी तरह ही स्टेशन पर खड़े होकर इंतज़ार करना भी इसी की मानिंद है। हाउ डू दे डिसाइड, वो कैसे इस बात का फ़ैसला करेंगे, हाउ मच टाइम टू स्पेंड इन ईच, कि हर दफ़ा कितना वक्त लगाना है, कितना वक्त ज़ाया करना है। व्हाट बीइंग्स टू सस्पेक्ट, एक शख्स इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है, देयर इज़ नो रूल, कि यहाँ पर कोई असूल या कानून नहीं है, और दैट इट इज़ अप्लाइड हैफेजरली, और ये काम बिल्कुल इत्तफाकी तौर पर हो रहा है। यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, बल्कि ट्रेन्स के आने जाने का टाइम इत्तफाकन ही चल रहा होता है। सैडनेस ऑफ द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के चेहरों की परेशानी ऑन द प्लेटफॉर्म पर वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। यानी प्लेटफॉर्म पर बच्चे ट्रेन के इंतज़ार में खड़े होते हैं, इसलिए उनके चेहरों पर उदासी होती है कि जल्द अज जल्द ट्रेन आ जाए। कंसर्न ऑफ द ग्रोन अप्स, और बड़े लोगों के जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो मुश्किलात या उनके जो मामलात हैं, फॉर कनेक्शंस, अपने दूसरे लोगों के लिए, फॉर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ टैक्सी, कि टैक्सी हासिल करने का कोई मौका मिल जाए। यानी ट्रेन के तो फिर भी कोई ना कोई असूल होते होंगे, लेकिन इस ट्रेन से निकलने के बाद जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो टैक्सी लेने के लिए कोई किसी किस्म के बाकायदा असूल नहीं होते, इसलिए बड़े भी इस बात से परेशान दिखाई देते हैं। सिंस चूँकि दीज हैव नो टाइम टेबल, क्योंकि इन टैक्सियों का तो कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। यू गेट वन इफ़ यू कैन फाइंड वन, दो इन प्रिंसिपल, अगरचे इसका कोई असूल नहीं होता, फिर भी आपको इत्तेफाकन कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाती है। यू कैन ऑलवेज़ फाइंड वन, आप कोई ना कोई हमेशा एक आध टैक्सी ले ही लेते हैं। बट द सेगमेंट ऑफ चांस, लेकिन जो मौके का एक हिस्सा है, इन द सर्कल ऑफ सर्टेनिटी, यकीन के अहाते में, इज़ व्हाट गिव्स दीज लीनिंग्स टावर ऑफ पीसा फिगर्स देयर एस्पेक्ट ऑफ डॉग्ड इम्पेशंस। ये बिल्कुल पीसा टावर की तरह दिखाई देता है, जो कि एक ज़िद की शक्ल में आगे को बेसब्री की हालत में झुका हुआ है, बैंकिंग फॉरवर्ड्स इनटू द विंड, और ये हवा में आगे की मानिंद झुका हुआ है। यानी जिस तरह से पीसा टावर बिल्कुल टेढ़ा होकर खड़ा है, इसी तरह से ही इंसान बेसब्री के आलम में आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन मुश्किलात से छुटकारा हासिल किया जा सके। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, एनी स्टॉप बिफोर द फाइनल वन क्रिएट्स क्लाउड्स ऑफ एंग्जाइटी। दर हकीकत जो असल हमारी मंजिल होती है, उससे पिछले जितने भी स्टेशंस हैं वो हमारे अंदर कर्ब और तकलीफ़ के बादल पैदा करते हैं। यानी जब तक हम अपने असल स्टेशन पर नहीं पहुंच जाते, उससे पहले जितने भी स्टेशन हैं वो हमें तकलीफ़ देते हैं कि जल्द अज जल्द हम अपनी मंज़िल पर पहुंच जाएं। ऑफ सैड, हम उदासी महसूस करते हैं। रिग्रेटफुल, इम्पेशेंस, और पछतावे से भरपूर बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। विद आवर सेल्फ, अपने आप के साथ, आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में, द वे, वो तरीका, वी हैव बीन डीलिंग विद अदर पीपल, जिस तरह से हम दूसरों के साथ मामला तय कर रहे हैं, अप अनटिल नाउ, अब तक जिस तरह से हमने लोगों के साथ मामलात अपनी ज़िंदगियों में तय किए हैं, और अपने साथ जो मामला तय किए हैं वो बिल्कुल परेशानी, उदासी और बेसब्री पर ही मुश्तमिल हैं। वाई couldn't we have been more considerate, फिर हमें इस बात का एहसास भी होता है कि हम दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा कदरदान साबित क्यों नहीं हुए, हम दूसरा का ख्याल क्यों नहीं रखते। These figures leaving द प्लेटफॉर्म, ये लोग जो कि प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं और वेटिंग टू बोर्ड द ट्रेन आर माई ब्रदर्स, या फिर वो लोग जो कि ट्रेन पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब मेरे भाई हैं। यानी मुझे भी बिल्कुल उन्हीं जैसे मसाइल दरपेश हैं, इसलिए हम दोनों के मसाइल एक जैसे हैं। इन अ वे, एक तरीके से, दैट रियली वांट्स टू टेल मी वाई देयर इज़ सो लिटल पैनिक एंड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, इस तरह से कि वो मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में इस हद तक बेनज़मी और
परेशानी और दुख क्यों है, एंड सो मच अनहैप्पीनेस, और इतना ज़्यादा दुख और परेशानी क्यों है। इफ़ आई वर टू गेट डाउन नाउ टू स्ट्रेच टेक अ फ्यू स्टेप्स इन द वेरिंग एंड वर्ल्ड वेरी क्लाउड्स ऑफ स्टीम लाइक ग्रेट वाइट एप्पल्स। यानी अब मैं इस ट्रेन से नीचे उतरकर अपने जिस्म को फैलाना चाहता हूँ और थका मांदा चंद कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस थकी मांदी दुनिया में, जिसमें ट्रेन में से सफ़ेद रंग के धुएं के बादल उठ रहे हैं और वो बड़े बड़े सफ़ेद सेबों की मानिंद दिखाई दे रहे हैं। यानी इस ट्रेन में अब मैं थक गया हूँ और मैं देखता हूँ कि ये ट्रेन जल्द अज जल्द अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, और इसमें से जो धुआं उठ रहा है वह सफ़ेद रंग के बादलों की शक्ल में ऊपर उठ रहा है, और ये सफ़ेद रंग के बादल बिल्कुल सफ़ेद सेबों की तरह दिखाई दे रहे हैं। माइट आई जस्ट थ्रू प्रॉक्सिमिटी एंड एपिंग ऑफ postures and attitudes communicate this concern of mine to them। लोगों ने जो मेरे साथ रवैया कायम किया है उन लोगों के अंदाज़ की और उनके तौर तरीक़ों की नकल उतार रहा था, उन्हीं के साथ उन्हीं जैसा रवैया इख्तियार कर रहा था जैसा कि वो मेरे साथ करते थे। दैट देयर जैग्ड एटीट्यूड्स correspond to mine। और जैसा तकलीफ़ दे या अज़ियतनाक रवैया उनका मेरे साथ था, मैंने भी बदले में बिल्कुल इसी तरह का ही बेरहमी वाला रवैया उनके साथ अपनाने की कोशिश की। दैट देयर बीफिंग स्ट्राइक्स आंसरिंग सिल्वर बेल्स विद इन माई ओन चेस्ट। और मेरे सीने में भी उसी तरह की ही सिल्वर घंटियाँ बज रही थीं जो कि उनके शिकायती रवैये का जवाब थी। एंड दैट आई नो, और मैं जानता हूँ एज़ दे डू, जैसा कि उन्होंने रवैया मेरे साथ इख्तियार किया, हाउ द लास्ट स्टॉप इज़ द मोस्ट एंशियस वन ऑफ ऑल। उन लोगों का रवैया देखकर मैं इस बात को जान गया हूँ कि उनके लिए जो इस ट्रेन का आखिरी स्टॉप है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस हैं। दो अगरचे इट मीन्स, इसका मतलब है गेटिंग होम एट लास्ट, जिसका मतलब है कि आखिरकार उन्होंने अपने घर पहुँच ही जाना है। टू द प्लेयर्स एंड डिससेटिस्फैक्शंस ऑफ होम। अगरचे उनके घरों में सिर्फ प्लेयर्स यानी खुशियाँ ही नहीं हैं बल्कि डिससेटिस्फैक्शंस भी हैं, यानी वहाँ पर बेसुकूनी भी है। घर खुशियों और दुखों का मजमुआ है, इसके बावजूद वो यहाँ जाना चाहते हैं। इट इज़ एज दो अ विजिबल कोरस कॉल्ड अप द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द जर्नी। यूँ महसूस हो रहा है जैसा कि एक दिखाई देने वाला कोर्स यानी म्यूजिशंस का एक ग्रुप है जो कि ज़िंदगी के यानी इस सफ़र के मुख्तलिफ़ मराहल को गा कर बयान कर रहा है। सिंगिंग अबाउट दैम एंड बीइंग दैम, वो इन्हीं के मतलब गा रहा है और इन्हीं का एक हिस्सा है। नॉट द पीपल इन द स्टेशन, वो लोग जो स्टेशन पर हैं, नॉट द चाइल्ड ऑपोजिट मी। अब वो लोग जो स्टेशन पर मौजूद थे और वो बच्ची जो मेरे सामने मौजूद थी, अब वो दोनों ही नहीं हैं क्योंकि वो अपना अपना स्टेशन आने पर उतर गए हैं। विच करंट फिंगर नेल्स, वो बच्ची जिसने अपने नाखूनों पर मीनाकारी की हुई थी। बट द विंडोज़ सीन थ्रू, अब वो बच्ची भी दिखाई नहीं दे रही और ना ही लोग दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ मैं खिड़की के ज़रिए बाहर देख सकता हूँ, रिफ्लेक्टिंग इम्परफेक्टली, जहाँ से मुझे गैर वाज़े तौर पर गैर मुकम्मल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रूथलेसली स्प्लिटिंग ओपन द ब्लश वॉग लैंडस्केप लाइक आ जिपर, बिल्कुल एक जिपर की मानिंद ही मुझे बाहर के मनाजर बहुत ही सुर्ख और गैर वाज़े लैंडस्केप यानी मनाजर की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। यानी जब हमारी ट्रेन गुज़रती है तो अगर बाहर से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, तो ट्रेन जिस रफ़्तार से गुज़र रही है ये बिल्कुल ऐसे ही गुज़र रही है जैसा कि ज़िपर को बंद कर दिया जाए तो वो पीछे से बंद होती जाती है और आगे से खुली हुई दिखाई देती है। बिल्कुल उस ज़िप की तरह ही हमारी ट्रेन रफ़्तार से जा रही है। ईच वॉइस हैज़ इट्स ओन डिसेंडिंग स्केल टू पुट वन इन वंस प्लेस एट एवरी स्टेज। हर आवाज़ का एक अपना ही ज़वाल है जिसका हर मरहले पर एक अपना मुकाम है। वन नीड नेवर नॉट नो वेयर वन इज़, एक शख्स को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ पर है, अनलेस वन गिव्स अप लिसनिंग, जब तक कि वो सुनना ख़त्म नहीं कर देता। स्लीपिंग सोना, अप्रोचिंग आ स्मॉल वेस्टर्न टाउन, जब तक कि वो एक छोटे से मगरबी कस्बे में नहीं पहुंच जाता। दैट इज़ नथिंग बट आ विंड मिल, वहाँ पर उसने
एक छोटी छोटी निशानियाँ अपनी पहचान के लिए रखी होती हैं, जैसा कि कोई विंड मिल यानी पनचक्की वगैरह। यानी इंसान रास्ते में अपनी मंजिल का खोज लगाता है और ये उस वक़्त तक लगाता रहता है जब तक कि वो अपने उस कस्बे तक पहुंच नहीं जाता जिसकी पहचान के लिए उसने छोटी छोटी निशानियां रखी हों, मसलन विंड मिल वगैरह। देन द ग्रेट फ्यूरी ऑफ द एंड कैन ड्रॉप एज द सोलो वॉइसेस टेल अबाउट इट। उसकी तन्हा जो आवाज़ है वो इस तमाम सफ़र को ख़त्म कर देती है और इस सफ़र की परेशानियों को ख़त्म कर देती है जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। रथिंग इज़ समहाउ विद एन ऑरा of good fortune and colossal welcome from the mayor and citizens. Citizens committees tossing their hats into the air. फिर अच्छी किस्मत के खुशबूदार फूलों की महक लिए हुए और उस जगह का मेयर यानी कोई बड़ा आदमी या उस कमेटी के जो मेंबर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम करते हैं, बड़े शानदार तरीके से अपने हैट्स उतार के हवा में लहराते हैं। यानी वो आपको दिलो जान से खुशामदीद कहने के लिए आते हैं। यानी आपके लिए वही लोग बड़े लोग हैं जो कि आपको वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। टू हियर देम सिंगिंग, उन्हें गाते हुए सुनकर, यू थिंक इट हैड ऑलरेडी हैपन्ड, आपको यूँ महसूस होता है जैसा कि ये लम्हात ज़िंदगी में पहले भी गुजर चुके हैं, जैसा कि ये वाक़यात पहले भी रूनमा हो चुके हैं। एंड वी हैड फोकस्ड बैक ऑन द फर्नीचर ऑफ द एयर, और फिर हम हवा में मुअल्लक फ़र्नीचर की यादों में खो जाते हैं। यानी माजी में जो हमने ट्रेन में सफ़र किया था उस ट्रेन के सफ़र को, उस ट्रेन में पड़े हुए फ़र्नीचर को हम अपने ही ख़यालात में, अपने ही तसव्वुरात में देखना शुरू कर देते हैं। यानी इसका मतलब है कि जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती हम उस मंजिल के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हमें हमारी मंजिल मिल जाती है तो फिर दोबारा हम अपने रास्ते और इसमें आने वाली मुश्किलात और परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत हो तो इसको रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 1, 2 और 3 फर्स्ट 3 लाइंस रन ऑन लाइन है, यानी इनमें एंजॉयमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पोइट कहता है, अ लिटिल गर्ल विद स्कारलेट अनेमल्ड फिंगर नेल्स, एक छोटी सी लड़की जिसके नाखूनों पर सुर्ख रंग की मीनाकारी की हुई थी। अब वो लड़की क्या करती है वो नेक्स्ट लाइन में बयान किया गया है। आस्क्स मी व्हाट टाइम इट इज़, वो मुझसे पूछती है कि क्या वक्त हुआ है। एविडेंटली दैट्स अ टॉय रिस्ट वॉच, दर हकीकत वो घड़ी तो एक खिलौना है। अब कौन सी घड़ी एक खिलौना है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है। शी इज़ वेयरिंग फॉर फन, जो कि उसने जस्ट तफरी के लिए पहनी हुई है। एंड इट इज़ फ़न टू वियर अदर, और जिस तरह से दूसरी चीज़ों को पहनना भी एक फ़न है। अब दूसरी कौन सी चीज़ें हैं वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है, जैसा कि और थिंग्स लाइक दिस ब्राइड पाइप एंड ट्वीड कोट, जिस तरह से मेरा ब्राइड पाइप और ट्वीड का कोट। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि अगर हम फर्स्ट 4 लाइन्स को देखें तो इसमें पॉइंट उस बच्ची की घड़ी को अपने ट्वीड कोट और ब्राइड पाइप के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो ट्रेन को एक पेंसिल के साथ कंपेयर कर रहा है और लाइन नंबर 11 से लेकर 13 तक वो अपने सफ़र को एक स्टॉप्ड वॉच के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में आस्क्स मी व्हाट टाइम इट इज़ के बाद डैश यूज़ की गई है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 में लाइक पाइप, लाइन नंबर 6 में स्केच्ड, देन लाइन नंबर 7 में दैट, कांट लाइन नंबर 9 में डील्स, ट्रेन लाइन नंबर 13 में लाइक, टाइम, राइट, ट्वाइस लाइन नंबर 15 में लाइक, डिसाइड लाइन नंबर 16 में स्पेंड, सस्पेक्ट लाइन नंबर 21 में इफ़, इन लाइन नंबर 22 में कैन, चांस लाइन नंबर 26 में शॉर्ट, स्टॉप, बिफोर लाइन नंबर 29 में विद, अंटिल लाइन नंबर 33 में स्ट्रेच, स्टेप्स। उसके बाद लाइन नंबर 3 और 4 में
पॉइट सटायर यूज़ करता है, जैसा कि वो अपनी चीज़ों को मीनिंगलेस डिक्लेयर करता है, जैसा कि वो कहता है कि उससे ये चीज़ें जस्ट फ़न के लिए पहनी हुई हैं। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसी क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पॉइट को मालूम होता है, लेकिन इस पर स्ट्रेस करने के लिए, जोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर्स के सामने रखा जाता है, जैसा कि लाइन नंबर 15 और 16 में वो कहता है डायमेंशनलेस लाइक वन सेल्फ, हाउ डू दे डिसाइड हाउ मच टाइम टू स्पेंड इन ईच। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 24 में टावर ऑफ पीसा का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 28 और 29 ये दोनों लाइन्स विद से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना, जैसा कि वो लाइन नंबर 27 में क्लाउड्स को पर्सोनीफाई करते हुए कहता है, क्लाउड्स ऑफ एंग्जाइटी, ऑफ सैड, रिग्रेटफुल, इम्पेशेंस। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 30 में वो इंसानों को फिगर्स डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है जक्सटापोजिशन। जैसा कि लाइन नंबर 42 में वो घर की हालत बताते हुए कहता है कि घर में दो अपोजिट चीज़ें हैं, एक तरफ तो प्लेयर्स हैं और दूसरी तरफ डिससेटिस्फैक्शंस हैं। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करना, जैसा कि लाइन नंबर 40 में वो चेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में टाइम, ट्राई, ये दोनों वर्ड्स टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में फार, फन, लाइन नंबर 5 में लाइक लाइन्स, लाइन नंबर 5 में अगेन सेरा, सीम्स, लाइन नंबर 13 में टाइम, ट्वाइस, लाइन नंबर 15 में डायमेंशनलेस, डू, डिसाइड, लाइन नंबर 16 में स्पेंड, सस्पेक्ट, लाइन नंबर 19 में कंसर्न, कनेक्शंस, लाइन नंबर 20 में टैक्सी, टाइम टेबल, लाइन नंबर 23 में सर्कल, सर्टेनिटी, लाइन नंबर 28 में विद, वे, लाइन नंबर 33 में स्ट्रेच, स्टेप्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लिटिल, गर्ल, एनेमल्ड, फिंगर नेल्स, इन चारों वर्ड्स में एल लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में व्हाट, इट, दैट, लाइन नंबर 3 में वियर, अदर, लाइन नंबर 8 में इट, जस्ट, फ्लैट, लाइन नंबर 12 में येट, नॉट, विदाउट, लाइन नंबर 24 में टावर, देयर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसे कि लाइन नंबर 4 में लाइक, पाइप, इन दोनों वर्ड्स में आई और ई वावल लेटर यूज़ किए गए हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में स्कैट, देन, लाइन नंबर 7 में दैट, कैंट, लाइन नंबर 8 में एज, अक्रॉस, लाइन नंबर 11 में अगेंस्ट, एल्प्स, लाइन नंबर 13 में लाइक, टाइम, ट्वाइस, लाइन नंबर 15 में लाइक, डिसाइड, लाइन नंबर 16 में स्पेंड, सस्पेक्ट, लाइन नंबर 21 में इफ़, इन, लाइन नंबर 22 में कैन, चांस, लाइन नंबर 26 में शॉर्ट, स्टॉप, बिफोर, लाइन नंबर 29 में विद, अंटिल, लाइन नंबर 33 में स्ट्रेच, स्टेप्स। इसके अलावा पोएट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि अ लिटिल गर्ल, स्कारलेट, एनेमल्ड, फिंगर नेल्स, टॉय, रिस्ट वॉच, ब्रायर पाइप, ट्वीड कोट, डेट, कलर्ड, सियरा, अनफेथमेबल, वैलीज, डेल्स, क्लचीज, ट्रेन, पेंसिल, photo mural of the Alps, stopped watch, children, platform, grown-ups, taxi, timetable, tower of Pisa, steps, apples, western town, windmill, hats, furniture। इसके अलावा पोएट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि जो गर्ल यानी छोटी बच्ची है वो पोएट के चाइल्डहुड का सिंबल है, और जो टैक्सी है वो लाइफ में चांसेस का सिंबल है। इसके अलावा पोएट ने इस बात को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई से काम लिया है। उसके अलावा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की भी टेक्निक को यूज़ किया गया है, यानी वाक़यात का जो सिलसिला जैसे जैसे पोएट के माइंड में आता गया पोएट बयान करता गया। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें जर्नी ऑफ लाइफ का जिक्र किया गया है कि इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए किस हद तक बेसब्र और इम्पेशेंस होता है। यहाँ पर यह पोएम ख़त्म हुई। इसके अलावा जॉन एशबरी की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन एशबरी की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट का विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।